नमस्कार। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ चारों जगहों पर अपनी पहली सूची जारी कर दी है और यह सूची जारी हुई है शारदीय नवरात्रि के पहले दिन। मध्य प्रदेश में देखें तो कांग्रेस ने 140 से अधिक उम्मीदवार घोषित किए हैं। बीजेपी ने कई किश्तों में 136 उम्मीदवार घोषित किए हैं। चुनाव बिल्कुल सामने है। अब एक महीने के आसपास समय बचा हुआ है और इन सूचियों के आने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। दूसरी जो हलचल बड़ी सुनाई दे रही है वो ये कि पहले भोपाल के अखबारों में छपा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है और उसके बाद उनके कार्यालय से यह सफाई आई कि वो चुनाव लड़ने के लिए राजी हैं। तो अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो यह अपने आप में एक बड़ी मजेदार कहानी होगी, क्योंकि उनकी जो परंपरागत सीट है शिवपुरी की सीट, वहां से एक बेहद कद्दावर नेता केपी सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो उम्मीदवार घोषित होने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या नया है, इस लिस्ट में क्या क्या ऐसा है जिस पर गौर किया जाना चाहिए, कांग्रेस ने किस तरह के प्रयोग किए हैं और इसके आने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति कौन सा करवट लेगी, क्या मोड़ लेगी, यह सब हम समझेंगे आज पॉलिटिकल गपशप विद डॉक्टर राकेश पाठक में। तो भाई साहब ये बताइए कि ये शारदीय नवरात्रि के पहले दिन लिस्ट जारी करना और उसके पहले शिवराज जी पे तंज करना कि कड़वे दिनों में आपको, पितृपक्ष के दिनों में आपको टिकट दिया गया, क्यों दिया गया, ये सारा कुछ चल क्या रहा है? ये इसका अपना महत्व तो होता है प्रतीकात्मकता का, लेकिन क्या कांग्रेस उस खेल में आगे निकल जाना चाहती है? देखिए, अब भारत की राजनीति में कोई भी राजनीतिक दल, अशोक भाई, ये जो बहुसंख्यक समाज है इसकी भावनाओं की अनदेखी करके राजनीति नहीं कर सकता। आपको याद होगा कांग्रेस की एक कमेटी बनी थी, गाडगिल समिति। उसने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को यह बताया था, कहा था, बाकायदा लिखित उसमें सिफारिश थी कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश के बहुसंख्यक तबके को नाराज करके कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती। कांग्रेस ने उसके बाद क्या किया हम नहीं जानते, लेकिन अब बदले हुए समय में कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है। वैसे तो हिंदुत्व कोई ना सॉफ्ट होता है ना हार्ड होता है, हिंदुत्व तो वैसे भी एक राजनीतिक जुमला है सावरकर का दिया हुआ। लेकिन कांग्रेस अपने आप को कट्टर मुस्लिम समर्थक से मध्य मार्ग पर लाने की कोशिश में, ऐसा मुझे लगता है। जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले भागवत कथाएं होती हैं, प्रवचन होते हैं तमाम बाबाओं के, साध्वियों के। कमलनाथ ने भी छिंदवाड़ा में प्रवचन करा लिए एक बाबा जी के। हनुमान जयंती पर हनुमान की प्रतिष्ठा होती है कांग्रेस कार्यालय में, गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की झांकी लगती है, वो सब कुछ होता है। लेकिन इसमें एक अंतर है, कांग्रेस जब ये सब करती है तो उसमें दूसरे धर्म के प्रति कोई नफरत का भाव या नफरत का पुट नहीं होता। आप कांग्रेस के किसी नेता का, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, किसी का भी ऐसा धार्मिक विद्वेष फैलाने वाला कोई भाषण नहीं देखेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, वी.डी. शर्मा, पूरी पार्टी हर बयान को हिंदू मुस्लिम नजरिए से घृणा फैलाने, सामाजिक समरसता उसको दूषित करने का काम करते हैं उनके बयान। शारदीय नवरात्रि आज शुरू हो रही है, उसके पहले दिन सूची जारी हुई है। यद्यपि वो जो कटाक्ष था अशोक जी, जो शिवराज सिंह का नाम श्राद्ध पक्ष में घोषित करने का, वो कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से नहीं था। ये एक अंतर है। मध्य प्रदेश में इस वक्त चुनाव चल रहा है और जितने राज्यों में चुनाव चल रहे हैं वहां दोनों पार्टियों के समर्थकों ने अलग अलग प्रोफाइल्स बना रखे हैं। एमपी फॉर कांग्रेस, कांग्रेस फॉर एमपी, बीजेपी फॉर एमपी, इस तरह के बने हुए हैं, वे सब आधिकारिक हैंडल नहीं है। तो जहां तक मेरी जानकारी है, वो जो प्रोफाइल था जिसने शिवराज सिंह के श्राद्ध वाला फेसबुक पर पोस्ट बनाया था, एक पोस्टर बनाया था, वो कांग्रेस का नहीं था। लेकिन फिर भी आपत्तिजनक था, जिसने भी बनाया हो। किसी भी जीवित व्यक्ति के श्राद्ध की बात करना अमानवीय बात है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह पिछड़ गई थी, अगर हम सूचियों पर लौटे अशोक जी, के भी कांग्रेस दावा कर रही थी कि हम तो 2 महीने पहले प्रत्याशी घोषित कर देंगे। मुझे आज भी याद है चुनाव की बेला में इस साल के शुरू में कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे थे हम तो 2 महीने पहले सूची जारी कर देंगे, और अब पहली सूची जारी कर पाए 144 लोगों की, और मतदान में कुल कितने दिन बचे हैं? 32 दिन बचे।
लेकिन अब हम सूची की मीमांसा अशोक जी थोड़ी सी कर लें, आप इजाजत दें तो। जो बिल्कुल यही मैं चाह रहा था। उस उनको देखकर ऐसा लगता है कि बहुत ठोक बजाकर एक एक नाम पर विमर्श हुआ है। जो भी बहस मुबाहिसा कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में, फिर कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी में जो भी कुछ हुआ है, उसे देखकर लगता है कि कई तरह के इसमें संतुलन अशोक जी रखे गए। जैसे राहुल गांधी, सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी लगातार इस जिद पर अड़े हैं कि अब नई पीढ़ी को राजनीति में आगे आना चाहिए। 50 साल से कम उम्र के लोग कांग्रेस कार्य समिति की हो या कांग्रेस की बाकी कमेटियां हो, मुझे लगता है वे पहली बार मध्य प्रदेश में इस सूची में अपनी मंशा मनवाने में सफल हुए हैं। 65 उम्मीदवार अशोक भाई, इसमें 50 साल से कम उम्र के हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पार्टियां जोखिम नहीं लेती। सिर्फ प्रयोग करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करना है, साहब राहुल गांधी ने कहा है तो 50 से कम वालों को दे दो, पर उनमें जीतने वाले तो हों, जीतने लायक तो हों। सिर्फ इस आधार पर किसी को खारिज नहीं किया जा सकता कि उसकी उम्र 65 साल हो गई है। इस आधार पर तो नरेंद्र मोदी का नाम सबसे पहले खारिज हो जाएगा, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के खारिज हो जाएंगे। तो पार्टियां जीतने की संभावना भी देखती हैं। और इस सूची में ऐसा लगता है कि वे प्रत्याशी भी जो 50 साल से कम वाले हैं, वे भी ठीक ठाक प्रत्याशी हैं और अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। बाकी और जो विषय है, मैं सूची पर और आगे आपसे बात करता रहूंगा। दिग्विजय सिंह जी के भाई साहब को भी टिकट है इसमें। चाचौड़ा से मैं देख रहा था लक्ष्मण सिंह को टिकट है, और राघवगढ़ से टिकट जो मिला है वो उनके पुत्र को मिला है, राज्यवर्धन सिंह को। तो ये आप कितना देख पा रहे हैं इस तरह का? क्योंकि एक ये भी कहा जा रहा था कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो भाई का परिवार अलग होता है, तो लक्ष्मण सिंह के परिवार से भी एक ही टिकट हुआ, और दिग्विजय सिंह खुद तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, तो उनके परिवार से भी एक ही टिकट हुआ। और इस तरह का कितना आप देख पा रहे हैं? क्योंकि 50 साल के साथ साथ राहुल गांधी की ये भी जिद रही है लगातार। मतलब हमारे समय में ये भी मजेदार है कि जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ये आरोप लगा कि वो परिवार के चलते आया, वो आदमी परिवारवाद के खिलाफ लगातार सवाल उठा रहा है और ये कह रहा है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट मिलना चाहिए। तो ये सूची इसकी तस्दीक कर रही है। देखिए, इसमें ये अपवाद स्वरूप दो नाम हम मान सकते हैं कि दिग्विजय सिंह के परिवार के हैं। यद्यपि लक्ष्मण सिंह तो बीच में बीजेपी में चले गए थे बिल्कुल। और बाकायदा बाकायदा लोकसभा चुनाव लड़े और जीते, वापस लौटकर आए, फिर अब कांग्रेस से हैं। पिछली बार भी वे विधायक थे, जयवर्धन सिंह भी पिछली बार से विधायक थे। लेकिन इस अपवाद के सिवा और कोई विशेष नाम ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि एक परिवार के दो लोग हों। निश्चित तौर पर इसमें इस सूची में कई ऐसे नाम होंगे। विजय लक्ष्मी साधो हैं, हिना कांवरे हैं, कंकर मुंजारे की सुपुत्री हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अपनी पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। पर उतने नाम तो बीजेपी में भी हैं। बीजेपी में उससे ज्यादा नाम मिलेंगे। अभी शिवराज के मंत्रिमंडल में परिवार के कितने नुमाइंदे हैं? यशोधरा राजे, विश्वास सारंग, ओम प्रकाश सखलेचा, बहुत लंबी सूची है। तो कुल मिलाकर इस सूची में और जो विशेष बातें हैं अशोक जी, मैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूँ। देखिए, इस सूची में 6 अल्पसंख्यक हैं, यानी मुसलमान हैं। सामान्य वर्ग के लोग हैं 47, ओबीसी हैं 39। इस पर गौर करने की बात है। शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के हैं 22, शेड्यूल ट्राइब हैं 30 और महिलाएं हैं 19। जहां तक मेरी जानकारी है अशोक जी, जो पहली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी और राहुल गांधी के समक्ष वे सूचियां जब पहुंची, उसका परीक्षण करने के बाद मेरी जानकारी यह है कि अंदर खाने राहुल गांधी ने इस बात पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी कि इसमें महिलाओं की संख्या कम क्यों है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला, भंवर जितेंद्र सिंह, जो लोग भी इस प्रक्रिया में शामिल थे, उन्हें राहुल गांधी ने अपनी मंशा बताती थी। तो मैं समझता हूं दो राहुल गांधी की जो लड़ाइयां हैं, परिवारवाद की बात आप कर चुके, हमने उसका उत्तर दिया। ओबीसी और महिलाएं, इन दोनों मोर्चों पर कांग्रेस की ये पहली सूची खरी उतरती दिखाई देती है। 39 ओबीसी बहुत पर्याप्त हैं। जो आरक्षित सीटें हैं आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, उनके प्रत्याशी हैं 30 और 19 महिलाएं हैं। तो मैं समझता हूं ये संतुलन बनाने की कोशिश भी इसमें की गई है कि सभी वर्गों को समेटकर ऐसे प्रत्याशी उतारे जाएं जो जीतने लायक भी हों। सिर्फ वर्ग के नाम पर, धर्म या महिला के नाम पर ऐसों को टिकट नहीं दे दिए गए कि नहीं साहब महिलाओं को देना इसलिए संख्या बढ़ा दो। ये जीतते हुए प्रत्याशी लग रहे हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा हम नहीं जानते। दो बातें अशोक जी और दिलचस्प है इसमें। नंबर एक, कमलनाथ अपने पूरे राजनीतिक जीवन में पहली बार विधानसभा के आम चुनाव में प्रत्याशी बन रहे। वे पिछली बार 2018 में विधायक का चुनाव नहीं लड़े थे,
सरकार बन गई तब वे उपचुनाव लड़े, उनके एक सहयोगी ने इस्तीफा दिया छिंदवाड़ा सीट से। तो अपने कुल 75 साल के जीवन और 60 साल के राजनीतिक जीवन में वे पहली बार का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वैसे उनका दूसरा चुनाव है। एक तो ये, दूसरा एक मजेदार बात और है सुनील, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शिवराज सरकार के गृह मंत्री लगभग अपराजय है। शुरू में एक चुनाव हारे थे, लगातार उसके बाद जीत रहे। पहले वे डबरा से चुनाव लड़ते थे, बाद में जब परिसीमन हुआ सीटों का तो वो सीट आरक्षित हो गई अनुसूचित जाति के लिए, तब वे दतिया शिफ्ट हो गए। दतिया में लगातार चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस ने वहां बड़ा एक दांव खेला है। अवधेश नायक जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परंपरा से आते हैं, बिल्कुल अनुशासित संघ दक्ष कार्यकर्ता है, उन्हें कांग्रेस ने अभी 1 महीने पहले अपनी पार्टी में शामिल किया था। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह दोनों की मौजूदगी में अवधेश नायक आए थे। वे पहले एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार वे अपनी ही पार्टी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। तो ये चुनाव बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। दूसरे कारण से भी वहां अगर जातीय संतुलन आप देखेंगे तो नरोत्तम मिश्रा भी ब्राह्मण है, अवधेश नायक भी ब्राह्मण है। इससे पहले जो चुनाव में हारे थे राजेंद्र भारती, उनका जो इलेक्शन पिटीशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, 2-3 दिन पहले उसकी तारीख फिर बढ़ गई। निर्वाचन आयोग पेड न्यूज के मामले में नरोत्तम मिश्रा को दोषी पा चुका है। देखा जाए तो ये दशकों चलने वाले मुकदमे अगर फैसला हो जाए तो बहुत सारे नेता तो इलेक्शन पिटीशन में ही डिस्क्वालीफाई हो जाए। गुजरात में 10-11 लोगों को पिछले विधानसभा में सुप्रीम को निर्वाचन आयोग ने डिस्क्वालीफाई किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, पूरा कार्यकाल निकल गया। तो दूसरा दिलचस्प मामला यह है। और तीसरा, केपी सिंह पिछोर से पिछले 5 या 7 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, उन्हें शिवपुरी शिफ्ट किया गया है। उसकी वजह भी जान लेते हैं, क्योंकि शिवपुरी में यशोधरा राजे ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। यशोधरा राजे ने कहा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, वे 5-6 महीने बाद ठीक हो जाएंगी तो सक्रिय हो पाएंगे, अभी वे चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। 5-6 महीने बाद लोकसभा चुनाव होना है। ग्वालियर से वे 2 बार सांसद रह चुकी हैं। तो जब शिवपुरी सीट खाली हुई, कांग्रेस में ये कयास लगाए जा रहे थे कि वीरेंद्र रघुवंशी, जो वैसे कोलारस से विधायक हैं, इस वक्त बीजेपी के विधायक थे, छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। पहले वे शिवपुरी से लड़ते थे, हार गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ही वे संदेह करते हैं कि उन्होंने हरवा दिया। तो वीरेंद्र रघुवंशी के कांग्रेस प्रवेश पर लगा यह था कि शायद पार्टी उन्हें शिवपुरी से उतारेगी, लेकिन केपी सिंह को पिछोर से शिवपुरी में लाकर एक बड़ा कदम कांग्रेस ने उठाया। और शिवपुरी में, पिछोर में जो उनकी सीट थी, वहां जिसे उतारा है शैलेंद्र सिंह, वो शायद नगर पालिका के वहां के अध्यक्ष हैं। लगातार परंपरागत रूप से खनिया धाना पास में एक छोटी रियासत है, उसके जागीरदार जो थे उनके सुपुत्र हैं। तो ये कांग्रेस की सूची में 3 चीजें मुझे बड़ी रोचक लगी हैं। कमलनाथ का पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ना पूरे चुनाव के साथ, नरोत्तम के खिलाफ उनकी ही पार्टी के अवधेश नायक का और केपी सिंह का शिफ्ट होना। बाकी लगभग टिकट कांग्रेस ने वर्तमान विधायकों के यथावत रखे हैं। जी अशोक जी। बीजेपी ने अपने सांसदों तक को टिकट दिया था इस बार, और बीजेपी की एक रणनीति रही है कि मजबूत नेताओं के खिलाफ भी, कांग्रेस के मजबूत नेताओं को भी वो बिल्कुल आसानी से नहीं जीतने देती है, वहां भी मुश्किल कैंडिडेट खड़ा करती है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मैं देख रहा था कि बहुत ऐसा कैंडिडेट नहीं दिया गया है कि कोई चुनौती जैसी स्थिति हो। कोई खास वजह इसकी? नहीं, मुझे ऐसा कोई आंतरिक आपसी समझबूझ नहीं लगती दोनों पार्टियों की, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कोई भी प्रत्याशी आप उतारते, बहुत ज्यादा उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। पिछली बार अरुण यादव लड़े थे, अरुण यादव केंद्र में मंत्री रहे, सुभाष यादव के सुपुत्र हैं, एक बड़ा परंपरागत परिवार है, उनके छोटे भाई विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद अरुण यादव शिवराज सिंह चौहान को कोई बड़ी चुनौती नहीं दे सके। तो अब भी मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अपने किसी बड़े नेता को वहां उतार कर जाया करती, बेवजह शहीद हो जाता कोई बड़ा नेता। और बड़ा नेता है कौन कांग्रेस में वैसा जो शिवराज के खिलाफ चुनाव लड़े? जितने कुल मिलाकर नेता हैं वे बड़े नेताओं में, कमलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह को प्रदेश की राजनीति करना नहीं है, उन्हें पार्टी की सरकार बनानी है, पर वे विधायक बनकर किसी भी तौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति में नहीं लौटना चाहेंगे। अरुण यादव अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, उन्हें अपने खंडवा क्षेत्र में जिम्मेदारी दी गई ज्यादा विधायकों को जिताने की। राहुल भैया अपने क्षेत्र में है। इस क्षेत्र से अगर हम कहें मध्य भारत से एकमात्र नेता है सुरेश पचौरी, लेकिन वे भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, तो वे भी बेवजह शहीद होने के लिए बुधनी नहीं जाएंगे शिवराज के खिलाफ चुनाव लड़ने। तो मैं समझता हूं कांग्रेस ने जिसे दिया है वही अपना भाग्य आजमाए। वो इस बात से खुश हो सकता है कि मैं शिवराज जैसे आदमी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। और देखिए, लोकतंत्र में कुछ भी संभव है।
जिस लोकतंत्र में श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली में चुनाव हार सकती हैं, जिस लोकतंत्र में सिंधिया रियासत के दो लोग वसुंधरा और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ग्वालियर राजवंश के क्षेत्र में चुनाव हार सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी अपनी जन्मभूमि ग्वालियर में चुनाव हार सकते हैं, तो शिवराज सिंह चौहान बुधनी में नहीं हारेंगे, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। कोई भी हरा सकता है, कोई छोटा प्रत्याशी हरा सकता है। तो अभी देखना होगा कांग्रेस की और बीजेपी की जो बची हुई सूची है, बचे हुए नाम हैं, इस मामले में हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने 4 सूची में 136 नाम घोषित किए, कांग्रेस ने एक में 144 कर दिए, तो उस नाते 8 नाम तो कांग्रेस के ज्यादा है। जी अशोक जी। इसमें एक सवाल सूची पर, आखिरी सवाल, उसके बाद दूसरी बातें करेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी से जो अभी हाल में गाजे बाजे के साथ लोग आए थे, उनमें से कितने नाम आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मुझे ज्यादा नाम नहीं दिखे, और जो बड़े नाम जिनकी चर्चा थी, एक दीपक जोशी बहुत बड़ा नाम है, जिनके पिता मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश जोशी थे। दीपक जोशी की उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिल सकता है, लेकिन इस सूची में उनकी सीट से किसी और, जहां वे चाह रहे थे वहां कोई और नाम मुझे दिखा है। बाकी 2-3 बड़े नाम हम गिन लें, समंदर रावत, भंवर सिंह शेखावत, वीरेंद्र रघुवंशी, अभी इनके नाम इस सूची में मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। हो सकता है कांग्रेस ने अगली अगली जो सूची आनी है, अब एक ही और आएगी, मुझे नहीं लग रहा आपके टुकड़ों में कोई सूची आने वाली है। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कल भोपाल में अपना वो जारी करेंगे मैनिफेस्टो, कांग्रेस का वचन पत्र। उसके बाद मुझे लग रहा है जो विवादास्पद सीटें बची हैं, जैसे भिंड की सीट है, प्रॉपर भिंड, उसमें कुछ विवाद है। वहां पर जाति संतुलन देखना पड़ता है कि भिंड जिले की कुल 5 सीटें हैं, तो 2 ठाकुरों के नाम हो गए तो 2 ब्राह्मणों को देना है। अटेर से हेमंत कटारे हो गए, सतदेव कटारे के सुपुत्र हैं, तो 1 ब्राह्मण हो गया। तो अब ये तय है भिंड से किसी ब्राह्मण को मिल सकता है, या हो सकता है पाल बघेल समाज के एक व्यक्ति का नाम चल रहा है वो। तो अब जो सीटें बची हैं वो सीटें हैं जहां पर खींचतान ज्यादा है, या तो दावेदार ज्यादा है, या बड़े नेताओं के पट्टे ज्यादा हैं। यानी कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, इनके भी अपने अपने फैन फॉलोइंग वाले लोग हैं, वहां पर कुछ चल रहा होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा कोई बात होगी। 17 तारीख को एक शायद मीटिंग फिर से होने वाली है, जो मेरी जानकारी है। 17 अक्टूबर को दिल्ली में एक और मीटिंग होगी, और उस दिन दोपहर बाद तक सारे नाम सामने आ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो 29 दिन बचेंगे। प्रत्याशी प्रचार करने कब जाएगा, कब पोस्टर बैनर छपवाएगा? ग्लोसाइन वाला, फ्लैक्स वाला भी 2 दिन ले लेगा उसके बैनर छापने में। तो मैं समझता हूं कांग्रेस इस मामले में देर कर रही है। जी अशोक। एक छोटा सा सवाल फूल सिंह बरैया को लेके। एक टाइम था, बसपा के बहुत बड़े नेता माने जाते थे मध्य प्रदेश में, उनकी एक अपने तरह की छवि थी। ग्वालियर से मुझे याद है उन्होंने चुनाव लड़ा था और ज़बरदस्त वोट मिले थे उनको। पिछली बार विधायक का चुनाव वो हार गए थे। इस बार फिर से विधायक का उनको टिकट दिया गया। विधायक का चुनाव हारे थे या लोकसभा हारे थे मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई चुनाव कांग्रेस से लड़के वो हार गए थे, और इस बार फिर से उनको विधायक का टिकट दिया गया है। बसपा भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती रही है, आप भी चुनाव लड़ेगी, आपने भी सूची शायद घोषित कर दी है या करने वाली है। तो फूल सिंह बरैया और जो दलित राजनीति है उसका इस बार क्या सिचुएशन आपको लगता है, वो ऊंट किस करवट बैठ रहा है? देखिए, फूल सिंह बरैया जब भारतीय बहुजन समाज पार्टी में थे, तब आप यकीन मानिए कि मान्यवर काशीराम के सबसे चहेते नेताओं में से थे। यानी बहन मायावती के बाद अगर काशीराम जी किसी को जानते थे और किसी के प्रति इतने, कहना चाहिए, लाड़ करते थे फूल सिंह बरैया को काशीराम, और यही बात बहन मायावती को अखरती थी। और जब 2 बार लोकसभा चुनाव में ग्वालियर में माधवराव सिंधिया को फूल सिंह बरैया ने चुनौती दी, अच्छे खासे वोट मिले, तो उस वक्त जो ध्रुवीकरण हुआ वोटों का, और लगा कि फूल सिंह बरैया बहुजन समाज पार्टी में दूसरे नंबर के बड़े नेता हो जाएंगे, तब मायावती ने उन्हें दरकिनार करना शुरू किया, और लगातार उपेक्षा के चलते अंत में मायावती ने उन्हें अपनी पार्टी से निकाल दिया। बीच में फूल सिंह बरैया भटकते रहे, उन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बना ली, उसका नाम भी मुझे इस वक्त याद नहीं, बहुजन संघर्ष दल ऐसा कोई नाम था। फिर वे कांग्रेस में आ गए। जिस चुनाव में हारने की आप बात कर रहे हैं, वो इसी बार का विधानसभा का उपचुनाव था, जो अभी उपचुनाव हुआ था दल बदल के बाद। 51 वोटों से हरवा दिया गया अशोक जी, मैं इसको बिल्कुल ऐसा कह सकता हूं, हरवा दिया। मतगणना के दिन शुरू पहले राउंड से लेकर आखिरी राउंड तक फूल सिंह बरैया लगातार चुनाव जीत रहे थे। आखिरी राउंड के बाद जब ये लगा कि उपचुनाव में भी बीजेपी की सरकार बन ही रही है, या जो भी कुछ हुआ मैं नहीं जानता, कुल मिला के डाक मतपत्रों के जरिए, जबकि डाक मतपत्र पहले खुलते हैं,
उसकी गिनती बाद में करवा के 51 या 52 वोट से फूल सिंह बरैया को चुनाव भांडेर सीट से हरवा दिया। तो कांग्रेस ने इस बार फिर से उन्हें टिकट दिया है और इस बार उनकी प्रबल संभावनाएं हैं। जहां तक दलित वोटों का प्रश्न है, दलित वोट अब इतना परिपक्व हो गया है, पिछले 2-3 विधानसभाओं से अगर आप गिन लें, वो अपना वोट वेस्ट नहीं करता, उसको बर्बाद नहीं होने देता। उसको लग रहा है कि बीएसपी को देने से न ये प्रत्याशी जीतेगा, न ये किसी काम आने वाला है, इससे बेहतर है जो जीतने वाला हो उसे दें। तो जो बहुजन समाज पार्टी 90 के दशक में 5 या 7 विधायक जिताती थी, वो 2018 में सिर्फ वो 2 विधायक जिता पाई, एक रामबाई और एक प्रॉपर भिंड सीट से संजू कुशवाहा। संजीव सिंह कुशवाहा अपने जातिगत समीकरण और भारतीय जनता पार्टी के अपने अतीत के चलते, उनके पिता 4 बार सांसद रहे, डॉक्टर रामलखन सिंह, बीजेपी से विधायक रहे उनके पिता, तो उनके साथ में दलित और क्षत्रिय वोट मिल गया तो वे चुनाव जीत गए थे। लेकिन अब की बार बीएसपी के लिए उतनी संभावनाएं नहीं है। बीएसपी का जो वोटर है वो कांग्रेस की तरफ लौट आया है। लगभग यही स्थिति आदिवासी वोटर्स की है। मध्य प्रदेश में जो भी आदिवासी बहुल सीट है, पिछली बार भी सरकार कांग्रेस की आदिवासी सीटों की वजह से बनी थी, अच्छी खासी सीटों से मिली थी, 44-45 सीटें शायद आरक्षित, उनमें से 36-37 सीटें कांग्रेस को मिली। तो कुल मिलाकर बीएसपी का वोटर इस बार बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा, यद्यपि बीएसपी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन यहां किया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की अब वो स्थिति नहीं बची है। दादा हीरा सिंह मरकाम एक यहाँ पर नेता थे जिन्होंने ये पार्टी स्थापित की थी, उनका निधन हो चुका और उसके बाद वो पार्टी भी 2 फाड़ हो गई, 2-3 अलग अलग पार्टियां बन गई। उसके एक कद्दावर नेता थे मनमोहन शाह भट्टी, उनकी बेटी बीजेपी में शामिल हो गई, वे उनका निधन हो चुका। मोनिका भट्टी, उसे अमरवाड़ा सीट से छिंदवाड़ा जिले में आती है, बीजेपी ने टिकट दे दिया। दिलचस्प बात यह है कि ये मनमोहन शाह भट्टी और उनकी सुपुत्री मोनिका भट्टी रामचरितमानस रामायण को जलाने के आरोपी हैं, मुकदमा दर्ज है पुलिस में, और उस मोनिका शाह को बीजेपी ने टिकट दे दिया है जो सनातन की झंडा बरदार है। तो मध्य प्रदेश में कई दिलचस्प कोण है राजनीति में, लेकिन बीएसपी बहुत कुछ कर पाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता। आखिरी सवाल सिंधिया जी पे ही। सुबह से मैं कल से बल्कि देख रहा हूं, लगातार ऐसे ट्वीट्स और फेसबुक मैसेजेस देख रहा हूं मैं, जिनमें यह आ रहा है कि सिंधिया जी राजी हो गए हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। अब मजेदार बात यह है कि शिवपुरी से केपी सिंह राजी हो गए हैं कांग्रेस से लड़ने के लिए। केपी सिंह क्या हैं, वो मध्य प्रदेश की राजनीति को थोड़ा बहुत जो जानता है वो भी अच्छी तरह से जानता है कि तलवार खींच के उन्होंने राजनीति की और उसके बावजूद पिछोड़ से अजय बने रहे। अब मान लीजिए, एक कल्पना कर लेते हैं कि महाराज अगर मान गए हैं और शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्सेस केपी सिंह चुनाव हो जाता है, तो ये बहुत, मेरे ख्याल से पूरे मध्य प्रदेश की सबसे मजेदार फाइट ये हो जाएगी। अशोक जी, केपी सिंह के थोड़े से अतीत के बारे में बात कर लें। मैं ग्वालियर में छात्र राजनीति में भी था, मेरे वरिष्ठ हैं वो। छात्र राजनीति का एक बहुत बड़ा कद्दावर नाम थे केपी सिंह अपने जमाने में। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वे माधवराव सिंधिया के बहुत करीबी थे। मैंने अपनी आंखों से वो दृश्य देखा है कि जयविलास प्रासाद के परिसर में, महल के कैंपस में, बड़े महाराज, जो ग्वालियर अंचल में बड़े महाराज उनको कहा जाता था, माधवराव सिंधिया को, वे जब कोई विशेष बात करनी होती थी, जैसे प्राइवेट बात करनी है, उनका छोटी विश्रांति करके जनसंपर्क कार्यालय था, यानी महल से निकलकर महल के उनके सामने दूसरी एक छोटी सी बिल्डिंग थी, उसको छोटी विश्रांति कहते। माधवराव सिंधिया वहां लोगों से मिलते थे, जनता से मिलना, पत्रकारों से मिलना। अगर उन्हें कोई बहुत प्राइवेट बात करनी होती थी तो वे अपनी गाड़ी निकालते थे, या तो खुद ड्राइव करते थे या कोई जानकार बहुत करीबी मित्र हो, जैसे बालेंद्र शुक्ला, वो ड्राइव करता था, माधवराव बैठते थे। मैंने अपनी आंखों से वो परिदृश्य देखा है कि केपी सिंह गाड़ी चला रहे हैं, माधवराव सिंधिया बगल में बैठे हैं, और दोनों लोग महल परिसर में घूमते घूमते कार चलाते हुए गप लगा रहे हैं, और सैकड़ों कार्यकर्ता देख रहे हैं कि केपी भाई साहब महाराज के साथ गाड़ी में बैठे विचार विमर्श कर रहे हैं। लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनका तादाम्य नहीं बैठा, उनका तालमेल बिगड़ता चला गया। शुरू में वे उनके करीब थे, लेकिन लोकसभा चुनाव जब ज्योतिरादित्य सिंधिया शुरू में लड़े, 4 चुनाव लड़े ज्योतिरादित्य ने, चारों लोकसभा चुनाव जीते हैं गुना शिवपुरी से, उसी संसदीय सीट में ये पिछोर सीट आती है। अब अगर केपी सिंह शिवपुरी में विधानसभा चुनाव लड़े और ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके खिलाफ चुनाव लड़ना पड़े, तो केपी सिंह उसे दिए और तूफान की लड़ाई बना देंगे।
राजा और रंग की लड़ाई बना देंगे, किसान और महाराज की लड़ाई बना देंगे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। यद्यपि मेरा मानना यह है कि वे चुनाव लड़ने के लिए विवश किए जाएंगे। उन्होंने कहा मैं तैयार हूं, ये राजी राजी नहीं तो गैर राजी वाला मामला है। वे ये जोखिम नहीं उठाना चाहते होंगे कि उन्हें किसी प्रवीण पाठक के खिलाफ, सतीश सिकरवार के खिलाफ या केपी सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ना पड़े। आप कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति, मैं इसका एक बहुत सहज उदाहरण देता हूं, अक्सर हर डिबेट में बोलता हूं। मान लीजिए आपने मुझे छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया मेरे कॉलेज का, और मैं छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव हार गया। अगले साल आपने मुझसे कहा कि मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव सीआर का चुनाव लड़ूं, तो मुझ पर क्या बीतेगी। और जिसमें हार की संभावना भी शामिल हो। जिसमें हार की संभावना शामिल हो। हमारे अंचल में एक मुहावरा होता है, टपके का डर, टपके का डर। तो जो हार के बाद टपके का डर बैठ जाता है कि हम लोकसभा चुनाव हार चुके इसी संसदीय सीट से, गुना शिवपुरी से। यशोधरा राजे को भी चुनौती मिलना लगातार शुरू हो चुकी थी, उनका अंतर कम हो रहा था। तो सिंधिया राजघराने के प्रति वैसा आकर्षण गुना शिवपुरी में नहीं बचा। तो छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव हारे हुए व्यक्ति को अगर आप सीआर का चुनाव, क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लड़ाना चाहेंगे, तो उसके मन में जो भय होगा, वही भय इस वक्त मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया के अंतर मन में दिखाई दे रहा है। यद्यपि मोदी शाह की बीजेपी में जिसे चुनाव लड़ने को कहा जाएगा उसे चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये हुक्म धूली मंजूर नहीं हो सकती। ये राजशाही है। भारतीय जनता पार्टी में भी सिंधिया घराने जैसी राजशाही है ना। इस वक्त दो राजा हैं, उसके चक्रवर्ती सम्राट नरेंद्र मोदी हैं। उनके आदेश का उल्लंघन कौन कर सकता है? कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया मना करेंगे? यही वजह है अशोक जी, जिन जिन आप ट्वीट्स और फेसबुक पोस्ट का उल्लेख कर रहे हैं। भोपाल में एक बैठक थी 2 दिन पहले, उसकी खबरें छपी, बड़े अखबारों में पहले पेज पर खबर छपी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया है, असहमति की है। बताइए। उसके बाद उनके दिल्ली स्थित कार्यालय को बाकायदा लिखित मैसेज भेजना पड़ा मीडिया हाउसेस को कि सिंधिया जी ने चुनाव लड़ने से मना नहीं किया है। इसमें अंतर्निहित यह है कि उन्हें टिकट दिया जा रहा है, उन्हें चुनाव लड़वाया जाएगा, और वे मन से चुनाव लड़ना नहीं चाहते। बाहर से उन्हें यह कहना पड़ा कि मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं। इस परिस्थिति को आप सोचिए, उनकी क्या स्थिति है बीजेपी। एक अंतिम बात, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो ये 11वें मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी होंगे मध्य प्रदेश में। 10 के नाम हम पिछली कई बार गिना चुके हैं। शिवराज के अपने मंत्रिमंडल के हो गए गोपाल भार्गव, उनके गुरुजी ने उनसे कह दिया है कि तुमको मुख्यमंत्री बनना है। उन्होंने कहा है मैं भी बचपन से सपना देखता था एक बार सीएम बनूंगा। 7 वे हैं केंद्रीय मंत्रियों सहित सांसद, एक कैलाश विजयवर्गीय। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर लड़ते हैं तो क्या वे शिवराज सिंह की सरकार में गृह मंत्री बनेंगे? क्या फग्गन सिंह कुलस्ते के मुख्यमंत्री रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया नगरीय निकाय के मंत्री बनना स्वीकार करेंगे? क्या उप मुख्यमंत्री बनना स्वीकार करेंगे? तो ये बड़ी लड़ाई बीजेपी में छिड़ जाएगी अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो। जी अशोक जी। वायसराय के आदेशों का उनके पूर्वज इनकार कभी कर नहीं पाते थे। आपकी किताब, मैं बता दूं दर्शकों को एक बार कि बहुत जल्द सिंधिया खानदान और 1857 पे राकेश भाई साहब की किताब आ रही है, और मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं जिसने उसका पहला जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ी है। तो उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि वायसराय के आदेशों का कभी इनकार इनके पूर्वज नहीं कर पाए। तो जो आप कह रहे हैं कि क्या बनेंगे क्या बनेंगे, अगर आज चुनाव लड़ने पर राजी हो जाते हैं तो कल आदेश मिलने पर उनको वो भी बनने के लिए राजी होना पड़ेगा, मुझे लगता है। खैर, ये सब भविष्य का मामला है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ के बात खत्म करता हूं, क्योंकि ग्वालियर की बात किए बिना मजा नहीं आता है। ग्वालियर में जो टिकट मिले हैं मेरे ख्याल से एकदम प्रेडिक्टेड है। चाहे वो प्रवीण पाठक का टिकट हो दक्षिण से, चाहे सतीश सिकरवार का टिकट हो उत्तर से, और ग्रामीण वाला टिकट भी मेरे ख्याल से पहले से तय था वो। ग्वालियर में भी आप कैसे देख रहे हैं? ग्वालियर एक ज़माने में बीच में कम से कम भारतीय जनता पार्टी का पूरा गढ़ बना हुआ था, लेकिन मेयर के चुनाव ने वो सब पलट दिया है, और वो किसी और ने नहीं, सतीश सिकरवार की पत्नी ने ही चुनाव वो जीता था। सतीश भी भाजपा से कांग्रेस में आए थे। तो अभी ग्वालियर चंबल का जो पूरा क्षेत्र है उसको कांग्रेस का कहा जा रहा है, सबसे अच्छा चांसेस कांग्रेस की कहीं है तो वहीं पर हैं। इन टिकटों के बाद आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ग्वालियर चंबल कांग्रेस का गढ़ रहा था। 2018 में भी सबसे ज्यादा सीटें वहां जीती थी, और जब सिंधिया कांग्रेस छोड़कर गए उसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें भी सबसे ज्यादा बीजेपी
वहीं चुनाव हारी है। ग्वालियर जिले की दोनों सीटों पर हारी, यानी डबरा और ग्वालियर पूर्व। उत्तर नहीं, उसका नाम अब ग्वालियर पूर्व है, जहां से सतीश सिकरवार था। ग्वालियर पूर्व, हाँ। एक सीट, एक नाम बदला है, जो ग्वालियर ग्रामीण सीट कहला रही है। साहब सिंह गुर्जर को टिकट मिला। ये टिकट जिस साहब सिंह को मिला है, ये पिछली बार कांग्रेस छोड़कर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे, और जहां तक मुझे याद है दूसरे नंबर पर रहे थे। कांग्रेस का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा था, और साहब सिंह को बहुत अच्छे वोट मिले थे बीएसपी के टिकट पर। अब अगर वे कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर वहां बीजेपी के लिए चुनौती होगी। बीजेपी की तरफ से अभी ग्वालियर में सतीश सिकरवार और प्रवीण पाठक के खिलाफ प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए गए हैं। जहां तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूं, हो सकता है प्रवीण के खिलाफ जो वर्तमान सांसद हैं विवेक शेजवलकर, उन्हें टिकट दिया जा सकता है। ग्वालियर पूर्व जो सतीश सिकरवार वाली सीट है, उस पर भी महाराज का नाम, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम चल रहा है, पर वहां भी बीजेपी के पास पर्याप्त दावेदार हैं। जो दल बदल करके मन्नालाल गोयल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे, वे उपचुनाव हार गए थे। बाद में वे एक निगम के किसी मंडल के अध्यक्ष बना दिए गए। उन्हें टिकट मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि हारे हुए उपचुनाव में हारे हुए लोगों को पार्टी टिकट नहीं दे रही है, बीजेपी टिकट नहीं दे रही। बाकी पूरे ग्वालियर चंबल में जो अब तक टिकट घोषित हुए दोनों पार्टियों के, वे या तो वे सीटें हैं बीजेपी जो हारती रही है, उन पर उन्होंने पहले घोषित की है। कांग्रेस ने भी अपने उन सीटों पर प्रत्याशी घोषित करती है जिन पर वो जीती है पिछली बार। उनमें से एक आध टिकट बदलेगा। जो गोहद का मुझे लग रहा है मेवाराम जाटव का टिकट कट सकता है, वहां बदलाव हो सकता है। भिंड सीट पर अभी कशमकश जारी है, लेकिन वहां चौधरी राकेश सिंह के नाम की चर्चा ज्यादा है। कुछ भी हो सकता है, अभी नाम तय नहीं। तो मैं समझता हूं ग्वालियर चंबल में मुकाबला बहुत अच्छा होने जा रहा है। कांग्रेस की आपने स्थिति पूछी, तो उसको एक लाइन में अगर मैं कहूं तो ग्वालियर चंबल में कांग्रेस महल मुक्त होकर, सिंधिया मुक्त होकर अब खुली हवा में सांस ले रही है। यही वजह है जिसका आपने उल्लेख किया कि महापौर का चुनाव आधी सदी बाद कांग्रेस ग्वालियर में जीती है। मुरैना में कांग्रेस का मेयर का चुनाव कांग्रेस जीती है। माधवराव सिंधिया खुद ग्वालियर में मेयर का चुनाव नहीं जिता पाए कांग्रेस को कभी, और वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के छोड़ने के बाद कांग्रेस जीत गई। तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त प्रत्याशी लगभग सब ठीक दिए गए हैं। अब चुनाव कैसे लड़ते हैं, बीजेपी के प्रत्याशी भी अच्छे हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर में अपराजय हैं, पिछली बार भी अच्छे वोटों से जीते थे, और उपचुनाव भी बहुत अच्छे वोटों से जीते थे। अभी कांग्रेस का प्रत्याशी वहां घोषित नहीं हुआ है, तो उसका इंतजार करना होगा। जी अशोक। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतनी ही बात। टिकट्स आए हैं, अभी टिकट आने के बाद के जो खेल होते हैं, जो नाराज लोग होंगे कांग्रेस के, वो कहां जाएंगे, क्या करेंगे। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं कि जैसे कि भविष्यवाणी पहले ही राकेश भाई साहब कर चुके हैं कि तमाशा इधर भी होगा। बचे हुए टिकट्स भी, जैसा उनका कहना है कि जल्दी ही आ जाने चाहिए, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। ऑलरेडी शायद दोनों पार्टियां लेट हो रही हैं टिकट देने में, और ये लेट होना भी इस कश्मकश को बता रहा है कि एक एक सीट कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है इन दोनों पार्टियों के लिए। तो जब तक चुनाव हो नहीं जाता है, तमाम सारे खेल, तमाम सारे उठापटक हम लगातार देखते रहेंगे, और हम इसको देखेंगे डॉक्टर राकेश पाठक की आंखों से लगातार। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई साहब। बहुत शुक्रिया अशोक जी।